पैसा नहीं कटवा सकता मैं अपना। हाँ, एकदम परफेक्ट टाइम पे ना। अब रोज ऐसे ही मिलेंगे। पैसा थोड़ी कटवा सकते हैं यार। अब की बार नहीं, अब की बार पैसे का सवाल है। ये काम वेदांतों ने अच्छा किया नहीं। पैसा काटो इन लोग का, ऐसे तो ये मान नहीं सकते। नहीं। चलो भाई। ये क्या मैम? मेन्यू। ओके। भेजिए भेजिए भेजिए। भाई ये सवाल बना दो यार। नीट 2021। चलो भाई, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाओ। पूरे केटीजी का सबसे, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ज्यादा समझने वाला लेक्चर आज ही है। आज का लेक्चर अगर समझ आ गया तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान हो जाएगा। करो। सवाल पढ़ पा रहे हो? Consider a sample of oxygen behaving like an ideal gas at 300 Kelvin. The ratio of root mean square to the average velocity of gas molecule would be, कितना होगा? b होगा 3 पाई बाई √3 पाई बाई 8। अच्छा, एक जगह मैं ऑक्सीजन लिख देता, एक जगह मैं नाइट्रोजन लिख देता, बना पाते? पेन कहाँ है यार? सर पेन। आवाज कम लोग है ना, इस वजह से गूंज रही है। अभी आ जाएंगे तो बच जाएगी, इसमें नहीं है। वीटी सर तब भी टाइम पे नहीं आए। कह रहे होंगे क्या ही है, घड़े में से एक बूंद पानी कोई निकाल लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। हम लोग ठहरे गरीब आदमी, एक दिन की सैलरी में 2 3 दिन 4 दिन का खर्चा चला जाएगा नहीं यार। क्या? पर मुझे समझ नहीं आता तरुण सर क्यों टाइम पे आते हैं। तरुण सर डिसिप्लिन आदमी है। चलो भाई, ये तो अपने पास हो जाएगा कितना? कर पाओगे? भाई VRMS कितना होता है? मेरी जेब में कोई पेन में नहीं। कोई पेन देना है खाली? हाँ भाई। VRMS बराबर क्या लिखोगे भाई? √3 RT/m0। ये तो लिखोगे ना। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास की मोलर मास? हाँ, गुड जॉब। वी एवरेज लिखोगे तो क्या लिखोगे? √8 RT/π m0 या m, जो भी लिख लो। डिवाइड कर दोगे तो क्या ऊपर चला जाएगा पाई भाई? क्या बचेगा? √3 π/8। मिला सर? हाँ भाई, तो सही आंसर हो जाएगा बी। ये अगला सवाल बनाओ। ये अगला सवाल बनाओ। The temperature of a gas is -50 degrees Celsius. To what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 times? नीट 2023। ए लगाए हो ऐसे हवाबाजी?
अभी लगाए हो? कल लगाए थे? अच्छा, निकालो निकालो और लोग पेन चलाओ। खाली सिंपल फॉर्मूला लग रहा है तो फिर हेजिटेट नहीं होना है भाई, खट से कॉन्फिडेंटली पेन चलाना है। हाँ, क्या लिखोगे? बोलो भैया। वी आर एम एस इक्वल्स टू, वी आर एम एस इक्वल्स टू 3 RT/m0 ना? केवल टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है क्या? तो वी आर एम एस को ऐसे लिख लें अगर अपन, तुम्हें दिक्कत ना हो तो, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इक्वल्स टू T1/T2, इक्वल्स टू T1/T2। स्पीड को क्या 3 टाइम्स करना है? तो मतलब V1/V2 क्या 1/9 हो जाएगा? और T1 कितना? 50। तो 273 प्लस 50 की -50? -50 डिवाइडेड बाई T2। माइनस डिग्री सेल्सियस है ना? हाँ। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? 225 मल्टीप्लाइड बाई 9, हाँ 273। 273 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा? 243। 223 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना होगा? 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18 19 20, फिर 9 दूना 18 2 20, 2007 डिग्री सेल्सियस की केल्विन। केल्विन क्या माइनस कर सकते हो? तो ये कैसे पहला आंसर कैसे आएगा यार? पहला आंसर कैसे आएगा? हाँ, इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। आ गया होगा कुछ। टू टू हाँ, कोई बात नहीं। द टेम्परेचर माइनस टू वॉट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड, किसी और का टाइप कर दिया होगा, कोई भरोसा नहीं है। इसका कितना आ रहा है? टी बराबर 1734 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, कोई नहीं, सही है। इसको ठीक कर लेना है, हटाओ। हाँ बाबू। अरे भाई, तो तुम रेशियो में थोड़ी कुछ कर दोगे यार। अच्छा, ये 3 की जगह 4 हो जाता, 3 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स हो जाता, तो अच्छा तो कोई बात। हाँ, इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम, एग्जैक्टली यार, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स है ना? इंक्रीज्ड बाई और इंक्रीज्ड टू में बहुत अंतर है, गुड जॉब, बहुत अच्छा। इंक्रीज्ड बाई का मतलब है कि जो भी बढ़ा है उसमें एक और जोड़ोगे, मतलब पहले से जो था उसमें 3% और बढ़ा है, मतलब कितना हो गया? 4%। यस, तो यहां कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 16। चलो, गनीमत है ये कि आंसर में नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज भाई साहब अगर 3 टाइम्स का आंसर दे देता ना तो बवाल ही हो जाता। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाई 223। हाँ, अब कितना आ जाएगा? 3295 डिग्री सेल्सियस। ये तो केल्विन में आएगा, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो, ये वाला सवाल बना दो। वी आर एम एस ऑफ हीलियम अपॉन वी आर एम एस ऑफ आर्गन 3.16। अच्छा, 3.16 निकाले हो? निकाले हो, गुड जॉब, बहुत अच्छा। क्या लिखे हो भाई? क्या लिखे हो? वी आर एम एस इक्वल्स टू, यहां क्या कहानी बदल जाएगी? वी आर एम एस इक्वल्स टू √3 RT/m0 है ना जी? अरे है ना भाई? है ना? तो क्या करोगे? V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू T1/T2 इंटू M2/M1। अरे क्लियर है? तो T1/T2 कितना? अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल। अच्छा, हीलियम भी है, मोल्स भी अलग अलग हैं। अरे क्लियर है? तो क्या करोगे? फॉर्मूला 3 RT/m0 लगाओगे, कुछ और लगाओगे? हाँ हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
बताओ बताओ बताओ, आंसर निकाल के बताओ। 3.16। बोलो बोलो भाई साहब, वीआरएमएस के अपने पास कितने फॉर्मूले हैं? वीआरएमएस के कितने फॉर्मूले हैं? एक फॉर्मूला पड़ा था, वीआरएमएस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या भाई साहब? 3p/ρ। और एक क्या पड़ा था? 3RT/m। और एक क्या पड़ा था? 3kT/m, स्मॉल m ना। अब तुमको आंसर चाहिए क्या? अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, एटॉमिक मास कितना है 4 mu, एंड 1 मोल ऑफ आर्गन गैस, एटॉमिक मास है 40 mu, is kept at 300 Kelvin in container. The ratio of their RMS speed. क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोई फर्क पड़ेगा आरएमएस पे? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ मोल्स से कोई फर्क पड़ेगा? खुद सोचो। नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास क्या है? मोलर मास। और ये क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कितने नंबर से उससे कोई मतलब नहीं है, कितने भी नंबर हो, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक ही आरएमएस होगा। तो यहां पर V1/V2 अगर हम लिखेंगे तो टेम्परेचर सेम है, तो क्या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है? और सब कुछ सेम है, तो क्या लिखोगे? M2/M1। बस। M2 कितना है जी? M2 कितना है? 40। आर्गन का 40 होता है? यस सर। 40/4। तो 4 दहा में 40। बहुत बढ़िया। √10 का कितना हो रहा है? 3.16। तो V1/V2 कितना हो गया? 3.16। दैट इज डी, इट इज द राइट आंसर। अब बहुत बकवास बात थी, ठीक है, अभी तक हम जितना पढ़े वो सब फॉर्मूला बेस्ड पढ़े, रेशियो निकाले। थोड़ा अगर हम सवाल को पेशेंस से पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अभी तक हमने जितने पढ़े हैं, यहां तक कोई सवाल गलत होने के चांस नहीं है। कुछ लॉजिकली ऐसा नहीं आएगा कि कोई नई सी चीज आ गई जो हमने आज के पहले कभी नहीं देखी है। जितना इस शीट में सवाल है, अगर इस शीट के एक एक सवाल को भी आप अगर कंसेप्चुअली लगा लिए, इसी वजह से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भर भर के लाया, क्योंकि केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इवन पूरा 12वीं का, पूरा 11वीं क्लास का सेकंड पार्ट, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं होगा। अगर आपको आता है तो आपसे लगेगा, आपको नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर्स की समझ थोड़ी कम रख पाते हैं, फॉर्मूला रटने पर चले जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। जैसे हमको सबसे ज्यादा दिक्कत आपको महसूस होगा इस पूरे आरएमएस में, अभी आगे चलकर जो आएगा उसमें केवल आपको नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ गैस, इन सब का अगर आपको ढंग से रिलेशन पता नहीं है तो आप गलती करेंगे। ठीक है ना? यही संभालना है अपने आप को। अब इसके बाद इसका अगला हिस्सा शुरू होता है, दैट इज प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ये नींव रखता है आपके थर्मोडायनेमिक्स की। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें, ये बताइए जो आइडियल गैस आप पढ़ते हैं, ये आइडियल गैस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है कि नहीं करती है? अरे भाई, आइडियल गैस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को तो फॉलो करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोसेस नहीं करती। अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोसेस नहीं करती है तो तुम ये सोचकर बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसके अंदर कोई एक मोनो एटॉमिक गैस, समझते हो, सिंगल एटम वाली, ठीक है, कोई मोनो एटॉमिक गैस भर दें तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी वॉल पे क्रिएट होगा? ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है तो सब पे बराबर, सब पे बराबर। क्लियर है ना? क्योंकि जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भरे हुए हैं, ये सब के सब आइसोट्रॉपिक नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं? आइसोट्रॉपिक्स, मतलब सबकी एवरेज रफ्तार जो एक्स में है वही वाई में है और वही जेड में। क्लैरिटी है? ठीक। तो कुछ बेसिक बेसिक कंक्लूजन पर अगर हम आए यहां से, तो हम ये कह रहे हैं, पहला पॉइंट, इफ द इफेक्ट ऑफ gravitation is not considered as per the assumption of ideal gas। क्या मैं ये कह सकता हूं
कि VRMS, क्योंकि एवरेज का कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, याद है कल वाली क्लास, याद है, जितनी भी स्पीड आप देखते हैं एवरेज में कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि VRMS क्या हो जाएगा, जीरो, V एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। मान लीजिए एक पार्टिकल आगे जा रहा है, एक पार्टिकल पीछे जा रहा है, तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। इस वजह से हम सारी कैलकुलेशन किस में करेंगे, RMS में। तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो यहां से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, VRMS इन X, VRMS इन X इक्वल्स टू VRMS इन Y इक्वल्स टू VRMS इन Z। क्लियर है, सब बराबर। अब जो बात लिखूंगा वो थोड़ी समझने वाली होगी। अगर हम कहें कि बॉडी का जो टोटल VRMS है उसके डिवाइडेड बाय √3, सोचो, यही समझना था। ये XYZ क्या आया है, VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, है कि नहीं, है ना। सोचो अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, 3 डायमेंशनली, तो इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है, 3, तो Vx, Vy और Vz। तो ये बताओ क्या V वेक्टर बराबर तुम ऐसे लिखोगे, Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप। ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है और मॉलिक्यूल सारे के सारे कैसे हैं, एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइसोट्रॉपिक, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, आइसोट्रॉपिक। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आइसोट्रॉपिक है मतलब हर डायरेक्शन में क्या वो सेम बिहेवियर प्रोसेस कर रहे हैं। अगर हम कहें कि एक सेकंड के अंदर इससे 10⁻23 मॉलिक्यूल्स टकराए, तो इस वाले से भी इतने ही टकराए, इस वाले से भी इतने ही टकराए, इससे भी, पीछे वाले से भी और आगे वाले से भी, ये होता है आइसोट्रोपिक बिहेवियर का मतलब। बोलो मोटा मोटा कहानी समझ आ रहा है। अब सोचना अगर हम तुमसे कहें कि भैया आइसोट्रॉपिक है तो ये भी VI होगा, ये VJ होगा और ये V क्या होगा, K होगा, क्या ये V नेट हो जाएगा। तो V नेट का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे तो क्या √3V लिखेंगे, अरे वेक्टर यार, √3V, और V ये जो है क्या ये एक डायरेक्शन की स्पीड है, Vx भी किसके बराबर है, V के, Vy भी V के, Vz भी V के। तो जो मैं V लिखूंगा क्या उसको मैं V नेट बाई √3 लिखूंगा। अरे कितनी आसान बात है यार, इसमें क्या कंफ्यूजन है। सोचो X में कितना है VRMS, Y में VRMS इन Y, VRMS इन Z इक्वल्स टू VRMS बाई √3। क्यों, क्योंकि VRMS इक्वल्स टू VRMS X ऑफ I कैप प्लस VRMS Y ऑफ J कैप प्लस VRMS Z ऑफ K कैप, एंड ऑल द VRMS इन एवरी डायरेक्शन इज सेम। क्या सभी डायरेक्शन में ये जो VRMS लिखा है ये सेम है कि नहीं है क्यों सेम है, अपने मर्जी से मान लिए हैं कि मटेरियल कैसा है, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, आइसोट्रॉपिक। क्या हर डायरेक्शन में बिहेवियर सेम है, क्या हर डायरेक्शन में रफ्तार सेम रहेगा, मोटा मोटा हिसाब समझ आया, मोटा मोटा हिसाब समझ आया। चलिए बहुत बढ़िया। मान लीजिए हमने अपनी मर्जी से एक पार्टिकल कंसीडर किया, कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक। कैसा कोलिजन हो रहा है, मतलब कोलिजन में किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अगर हम कहें कि इस कंटेनर का लेंथ कितना है, L, कितना लेंथ है, हम डायरेक्टली रिजल्ट भी बता देंगे, आपको थोड़ा लगेगा अभी कि चलो होता होगा ऐसे रट लेते हैं, लेकिन उससे ना आप आगे चल के जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी जाएगी और सारी कहानी होगी तो उसको आप ढंग से रिलेट नहीं कर पाएंगे, फिर आप रटते ही रह जाएंगे। इस वजह से इसकी समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब हम कह रहे हैं कि यहां से एक पार्टिकल चला, एक्स एक्सिस में इसकी रफ्तार कितनी है, Vx, Vy में भी होगी, Vz में भी होगी, लेकिन एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं, वाई का जेड से कोई लेना देना नहीं। तो अगर हम एक्स का बात करें तो यहां से ये पार्टिकल चला, यहां टकराया और टकरा के फिर वापस आया। क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि यहां से एक पार्टिकल यहां दीवार तक जाके टकरा पाए। एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम ये कैसे कह पा रहे हैं, ये हम एक रिलेटिव फंक्शन यूज किए कि ऐसा हुआ। क्यों, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अरे बात समझे ना। तो जो बीच बीच के कोलिजन्स हैं उन सब को अगर आप अवॉइड कर दीजिए
तो भाई साहब क्या ऐसी एक बात कही जा सकती है हाइपोथेटिकली कि टकरा के भी अगर यहां एक एटम पहुंचा तो उसको हम रिप्लेस कर दें एक सिंगल एटम से, तो ये सेम बात निकल कर आएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कोलिजन में अगर कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो टाइम ऑफ कोलिजन होता है उसको शून्य मानते हैं। टाइम ऑफ कोलिजन को क्या मानते हैं? शून्य। तो कोलिजन में भी कोई समय खर्च नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए समझने के लिए हम कहे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, या यहां पे कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, यहां से एक गैस मॉलिक्यूल आया, टकराया, इसने सारी अपनी एनर्जी इसको दी, फिर ये आगे गया, फिर ये आगे वाले से टकराया, फिर और ये आगे गया। क्लियर है? मान लीजिए 3 कोलिजन में एक जगह से पार्टिकल चलकर दीवार तक पहुंचा, एक पार्टिकल पहुंचा या जो पार्टिकल पहुंचा है वो अलग है, जो पार्टिकल पहुंचा वो अलग है, लेकिन वो सारे कोलिजन को अगर मैं हटा दूं और मैं कहूं कि इस दीवार से मेरा पार्टिकल चला, उस दीवार पे टकराया और फिर इस दीवार के पास वापस आ गया, दोनों में कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक, किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं है, और जो कोलिजन में समय लग रहा है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर है ना? अब वहां से आया, मुझे धक्का मारा, मैं यहां भागा। रिले रेस देखियो, रिले रेस जानते हो? 400 मीटर का रेस होता है, एक आदमी 100 मीटर भागता है। अरे भागता है ना? अब सोचो वो मशीन होता, आदमी को मशीन से रिप्लेस कर दो। मान लो एवरेज रफ्तार निकल के आई, एक दौड़ के आया, उसने पकड़ाया, फिर उससे आगे वाले ने, फिर उसके आगे वाले ने, पूरे ने मिलके 400 मीटर का एक घेरा पूरा किया किया 4 लोगों ने मिलके वो रेस दौड़ी। अब क्या है, मैं कह रहा हूं कि एक ही आदमी दौड़ रहा है सेम रफ्तार से, जितनी उनकी एवरेज रफ्तार आई, क्या बात तो सेम ही होगी? बात तो सेम ही होगी, क्योंकि हम किसी तरह का कोई लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम ये बात लिख पाते हैं। बोलिए यहां तक कहानी समझ आई? बता दीजिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ कष्ट लग रहा हो, मास्टर सर के ऊपर से जा रहे, पल्ले पड़ा? बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं किया। अगर ये समझ आ गया तो फिर आगे की कहानी और आसान है। अगर हम कह रहे हैं कि इस एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m, रफ्तार कितनी है? vx, कोई रफ्तार में चेंज नहीं हो रहा है, ये यहां गया, टकराया और टकरा के वापस आया, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा? 0। कितना लेंथ चला है? l, कितनी रफ्तार से? vx से गया है और vx से आया है, तो टोटल डिस्टेंस 2l, टोटल डिस्टेंस और टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना? हाँ, vx बाई 2l की 2l बाई vx? हाँ भाई, 2l बाई vx। बहुत बढ़िया। टाइम स्पेंट इन वन कोलिजन, ठीक है ना? इसको ऐसे लिख लो, चल आओ ऐसे करते हैं, इधर ले आते हैं इसको। सोचो, अब हम मोटा मोटा अपना काम सीख गए, बस इतना ही समझना था और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये बताओ, अगर हम एक बात लिखें कि मोमेंटम चेंज बेसिकली सक्सेसिव कोलिजन का होता है, लेकिन यहां पर किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है, तो इस दीवार से टकराने के जस्ट बाद और फिर वापस इस दीवार तक आने में टोटल कितना समय लगा? कितना समय लगा? कितना समय लगा? ठीक है ना? तो टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल, कहां से कहां तक? कहां तक? कहां से कहां तक? जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर कोलिजन फ्रॉम अ वॉल। क्लियर है? यहां से टकराने के जस्ट बाद और दूसरी बार टकराने से जस्ट पहले, इसी वजह से उल्टा लिखा है, याद रखिएगा। टकराने के जस्ट बाद और टकराने से जस्ट पहले, क्या वो पहले ए से बी जाएगा और फिर बी से सी आएगा, बी से ए आएगा? अरे आएगा कि नहीं? तो इसमें टाइम कितना लगा? कितना डिस्टेंस चला? 2l डिवाइडेड बाई vx। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? मोमेंटम चेंज बताओ तो,
चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जीरो। अरे एमवीएक्स से गया और टकरा के एमवीएक्स से आया, तो जीरो की टू एमवीएक्स, जीरो की टू एमवीएक्स, तो ये अपने पास आ गया कितना, टू एमवीएक्स। अरे क्लैरिटी है क्या? फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जानते हो? फोर्स बराबर क्या होता है? डीपी बाई डी डीपी बाई डी डीपी बाई डी। अब सुनना, डीपी बाई डी लिखोगे तो क्या लिखोगे? टू एम वी एक्स डिवाइडेड बाई टू एल बाई वी एक्स। वी एक्स क्या ऊपर चला जाएगा? अरे नेता जाएगा क्या? क्या टू से टू कट जाएगा और तुम लिखोगे एम वी एक्स स्क्वायर बाई एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। समझ आया क्या? ये फोर्स एन मॉलिक्यूल से है कि ईच मॉलिक्यूल से? एक वॉल पर या सारी वॉल पर? ये फोर्स, ये किस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है किससे टकराया है? एक्स वाली वॉल से ना यार, तो ये फोर्स किसका है? एक्स वाली वॉल का। समझ आया ना? पल्ले पड़ा कि नहीं? हम क्या मान रहे हैं कि अगर इससे 100 मॉलिक्यूल टकराए तो इससे भी 100, इससे भी 100, इससे भी 100, इससे भी 100 और सामने वाली से भी 100। कठिन लग रहा है क्या? ये क्या है? फोर्स, फोर्स ऑन द साइड वॉल ड्यू टू क्या भाई? ईच मॉलिक्यूल, ड्यू टू ईच मॉलिक्यूल। तो अगर हम कहें इफ देयर आर एन मॉलिक्यूल्स, बोला नहीं था क्या? इफ देयर आर एन मॉलिक्यूल्स, तो क्या लिखोगे भाई? एफ बराबर क्या? एनएम लिख लें? ना 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 ना, एनएम नहीं लिख सकते, यही सारा गेम है। क्या हम ऐसी बात कहे का बाउल? नींद पूरा वही लगा, रतिया में व्हाट्सएप चला रहे थे, बोलिए बैठे बैठे सो रहे हैं जी, थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए, क्या मतलब बनेगा? ठीक है ना? ये भाई सुना तो, इधर देखो यार, इधर देखो, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एन। क्या ऐसा है कि हर मॉलिक्यूल की एक्स में रफ्तार बराबर है? सोच लो, सोच लो, हर मॉलिक्यूल की एक्स में रफ्तार बराबर है या उनकी आरएमएस बराबर है? आरएमएस बराबर है। अरे समझे कि नहीं? इंडिविजुअल तो तुम नाप ही नहीं पाओगे भैया, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज चेंज हो रही है। तो तुम जो मेजर कर पाओगे वही तो बता पाओगे। तो तुम मेजर क्या कर पाए? आरएमएस ना? नहीं आया, पल्ले बड़ा। ये तो हम एक मॉलिक्यूल का कहानी पढ़े हैं, यही खाली जितना समय खर्च करना है समझने में खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लैरिटी है? तो सोचो, अगर हम एन मॉलिक्यूल से लिखें, हर मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल रफ्तार अलग है लेकिन आरएमएस रफ्तार सेम है। क्लैरिटी है? आइसोट्रॉपिक होने का मतलब क्या है? कि सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं या एक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में एक जैसा है? दो दो अलग अलग बातें हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब है, आइसोट्रॉपिक का मतलब है क्या? एक मॉलिक्यूल का हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम। क्लैरिटी है? मॉलिक्यूल बदल गया, प्रॉपर्टी बदल जाएगी, लेकिन जो बदला हुआ मॉलिक्यूल है उसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहेगी। समझ आए? तो ये बताओ, तो F बराबर जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लिखना चाहिए, m बाई एल। पार्टिकल 1 की बात करें तो Vx का स्क्वायर, पार्टिकल 2 की बात करें तो Vx2 का स्क्वायर, पार्टिकल 3 की बात करें तो Vx3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, Vxn का स्क्वायर। बोलो, समझ आए? समझ आए? अरे कुछ कर थोड़ी रहे हैं यार। क्या हर पार्टिकल का रफ्तार सेम है? नहीं है, नहीं। लेकिन क्या सबका आरएमएस सेम है कि नहीं? और जैसे ये दिखा तुरंत हमको एक बात चमकी आरएमएस वाली। हमने कहा एक काम करो, एन से मल्टीप्लाई कर दो और एन से डिवाइड कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो और एन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? एफ बराबर, बोलो, एफ बराबर एन इंटू एम, एन इंटू एम।
डिवाइडेड बाई एल इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। हाय नहीं आया? आया क्या? सोच लो, सोच लो, सोच लो, देख लो। वी आर एम एस का स्क्वायर कि वी आर एम एस इन एक्स का स्क्वायर? ध्यान देना, छोटी छोटी बात है भाई साहब। वी आर एम एस इन एक्स का स्क्वायर। सब आज ईमानदारी से जाके ये डेरिवेशन कम से कम 2 बार घर पे लगाएंगे, तभी थर्मोडायनामिक्स आसान होगा। अभी हम रिवाइज भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज एक एक लाइन क्लैरिटी के साथ आएगी, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ लीजिए कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स का बेस इसी डेरिवेशन से शुरू होता है। आज एक भी सवाल नहीं लगाएंगे, आज बस खाली पूरा कॉन्सेप्ट फील करेंगे, और कल घर जाके, कल जब आप वापस आइएगा क्लास में, तो इस बोर्ड पर लिखी एक एक चीज को प्रैक्टिस करके आइएगा। थर्मोडायनेमिक्स आपका हम बहुत आसान बना देंगे, गारंटी। बस जैसे आपका आरएमएस एवरेज का सवाल लग रहा था फॉर्मूला बेस्ड, वैसे ही आपको 2-4 और फॉर्मूले समझ आ जाएंगे, तो आप बना पाएंगे। ये बताइए क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा, वी आर एम एस इन एक्स को मैं वी आर एम एस बाई √3 लिख दूं। अरे वी आर एम एस इन, भाई हम नाप क्या पाए हैं? वी आर एम एस ना, तो वी आर एम एस एक्स, वी आर एम एस वाई, वी आर एम एस जेड, तीनों बराबर है कि नहीं है? और ये किसके बराबर है? वी आर एम एस बाई √3 के। कैसे आया है वी आर एम एस बाई √3? क्या क्लियर है? सबकी रफ्तार अगर बराबर हो जाए वी नेट, तो वी नेट बराबर √3 वी लिखेंगे, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वी नेट बाई √3। और जो वी नेट है वो हमारे पास गैस का वी आर एम एस है। क्लैरिटी है? तो हम यहां पर अगर इस फोर्स की बात करें, एक्स एक्सिस में एफ एक्स की बात करें, तो हम लिख सकते हैं एन इंटू एम डिवाइडेड बाई एन इंटू एम डिवाइडेड बाई एल इंटू वी आर एम एस स्क्वायर बाई 3। हाय हाय हाय, नहीं आया क्या? दिस इज द फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर, टोटल फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर। चलो, और n इंटू एम क्या पूरा मास ऑफ द गैस हो गया? एक मॉलिक्यूल का मास कितना माने थे? m। कितना था? m। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n। n मॉलिक्यूल से हमने मल्टीप्लाई किया था, और n मॉलिक्यूल से, और n इंटू एम मिलके क्या टोटल मास ऑफ द गैस बन गया है? अरे समझ आया? ये हो गया हमारे पास फोर्स। क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? फोर्स। प्रेशर सुने हो क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब सुनना, अगर हम इसी में जो हम एफ एक्स निकाले हैं, एक्स एक्सिस में जो फोर्स निकाले हैं, अब भाई तो काइनेटिक एनर्जी कहां भैया? जो एक्स एक्सिस में हम फोर्स निकाले हैं वो क्या निकाले हैं? एफ एक्स बराबर बोलो तो स्मॉल कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये m डिवाइडेड बाई एल इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर बाई 3। अरे क्लैरिटी है? हम चाहते तो डायरेक्टली ये लिख सकते थे, लेकिन इससे आपके लिए समस्या पैदा हो जाता, आप सोचते ये 3 कहां से आ गया। क्लैरिटी है ना? चलो आओ देखो, अब यहां पर एक बात समझो, अगर हम बात करें प्रेशर, प्रेशर ऑन क्या भैया? साइड वॉल, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। साइड वॉल पे तो x वाला x जाएगा, y वाला y जाएगा, z वाला z जाएगा। अच्छा तुम एक बात सोचो, क्या मैं इसको fy भी लिख सकता हूं और क्या मैं इसको fz भी लिख सकता हूं? क्योंकि मेरा जो गैस है वो कैसा है? आइडियल और आइसोट्रोपिक। खत्म। तो एक्स एक्सिस भाई साइड वॉल पे निकालना है, प्रेशर का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो साइड वॉल पे फोर्स कितना लगा है? एक्स वाले में एफ एक्स, वाई वाले में एफ वाई, और जेड वाले में एफ जेड। एफ एक्स का वैल्यू कितना है जी? एन इंटू एम बाई ए इंटू एल इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर बाई 3। अरे है कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? अरे भैया ये ए इंटू एल क्या वॉल्यूम हो गया, और एन इंटू एम मास ऑफ द गैस है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? तो पी बराबर क्या लिखते हो? पी बराबर रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर बाई 3। सोचो वी आर एम एस का एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या? क्या पढ़े थे? अंडर रूट ऑफ 3 पी बाई रो। अरे समझ आया क्या?
कहां से आया था, ये क्लैरिटी आई? नहीं आया? आया। एक बार फिर से पूरा फॉर्मूला, एक बार फिर से बहुत ध्यान से सुनना। हम तुमसे कहे कि तुम्हारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्या है भाई साहब? एक क्यूबिकल बॉक्स, उसके अंदर एक हम होमोजीनियस गैस डाल दिए। होमोजीनियस का मतलब सबके मॉलिक्यूल सेम है, ताकि हमको समझने में आसान हो जाए। क्लियर है ना? और गैस का नेचर था मोनो एटॉमिक। हम रखे होमोजीनियस एंड कैसा? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्यों रखे, अभी कहानी क्लियर होगा। होमोजीनियस एंड मोनो एटॉमिक। गैस हमारी कैसी थी? आइसोट्रॉपिक। गैस का नेचर कैसा था? आइसोट्रॉपिक। क्या गैस के हर एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर सेम होगा? सोचो, तब से ही समझा रहे हैं। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है? क्या गैस के हर एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर आइडेंटिकल होगा? नहीं। एक मॉलिक्यूल का हर डायरेक्शन में बिहेवियर आइडेंटिकल होगा। क्या दोनों बातें अलग अलग हैं? अरे समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब हम कहे कि जो रफ्तार हम मेजर कर सकते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल की है कि आरएमएस है? क्या है? तो हमने कहा कि अगर ये आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है तो वी आर एम एस एक्स में जो होगा वही वाई में होगा, और वही क्या होगा? और नेट वी आर एम एस बाई √3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर v बराबर हम लिखे वी आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस वी के कैप, तो इस v का वैल्यू क्या वी नेट बाई √3 मिल जाएगा, या वी नेट का वैल्यू √3v मिल जाएगा। हमको ज्ञान किसका है? वी नेट का। किसका ज्ञान है? क्योंकि हम वी आर एम एस तो जानते ही है ना यार, जानते हैं ना? हाँ। तो यहां से v बराबर क्या मिल गया अपने को? वी नेट बाई √3। क्या मिल गया भैया? वी नेट बाई √3। सुनना, ये तुम्हारे पास हो गया v बराबर वी नेट बाई √3। अब इसको हम ऐसे पकड़ के रखे रहे, अब हमको इसका अभी बाद में काम पड़ेगा तो उठा के रख लेंगे, बस हमको समझ होना चाहिए ये क्यों आया। क्या ये इस बात की क्लैरिटी है? कैसे ले आ पाए, इस बात की क्लैरिटी है? अच्छा, वी आर एम एस टोटल मॉलिक्यूल की रफ्तार है, या हम ऐसा मान रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल की रफ्तार इतनी ही रहेगी? वी आर एम एस एवरेज। एवरेज समझ, एक तरीके का एवरेज है ना। जैसे मान लो इनके पास 100 रुपया, इनके पास 20 रुपया है, दोनों लोग के पास कितना हो गया? 120 रुपया। एवरेज कर दिए तो कितना हो गया? अब हम क्या मान रहे हैं? 60 इनका 60 इनका, बराबर हो गया ना। तो वी आर एम एस हर एक पार्टिकल की बात है। अरे है कि नहीं है? है। बहुत अच्छा, गुड जॉब। अब यहां देखो समझ क्या है। हमको चाहिए था इस साइड वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगा। तो हमने सोचा सिंस द कोलिजन इज 100% इलास्टिक, किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो इस कोलिजन को, इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां पहुंचने और यहां से यहां वापस पहुंचने के दौर को हम रिले रेस की तरह देखेंगे। कैसे? रिले रेस। रिले रेस क्या कि एक आदमी दौड़ता आया, उसने एक आदमी को अपना डंडा पकड़ाया, उधर भागा, फिर अगले वाले ने पकड़ाया, फिर अगले वाले ने पकड़ाया, और ऐसे 400 मीटर की एक रेस कंप्लीट हुई। या हम मान ले कि एक ही आदमी एक जगह से चल के 400 मीटर दौड़ा। क्या दोनों को हम सेम रेफरेंस पे रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि कोलिजन में किसी तरह का कोई टाइम लैप्स नहीं है, क्योंकि कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक, इसमें किसी तरह का कोई हीट लॉस नहीं है। क्लैरिटी है? तो हम कहें ये मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसका वी भी होगा, इसका वीजेड भी होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक्स की कैरेक्टरिस्टिक का वाई से कोई लेना देना नहीं है, और वाई की कैरेक्टरिस्टिक का एक्स से या जेड से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने एक्स में इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया। हमने कहा माना कि एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है? एम, रफ्तार कितनी है? वी एक्स। रफ्तार कितनी है? वी एक्स। एक सिंपल एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल इस दीवार से जस्ट टकराने के बाद, जस्ट टकराने के बाद, याद रखना जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर नहीं लिखा है, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर लिखा है, बहुत अंतर है दोनों में। इस दीवार से जस्ट टकराने के बाद और जस्ट टकराने से पहले, क्या ये आगे जाएगा, इस दीवार से टकराएगा और फिर वापस आएगा? अरे क्लैरिटी है? इस जगह समय निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। जैसे हम एक बॉल ले लें और उसको ऐसे नीचे छोड़ दें, गिरा और गिर के वापस आया। क्लैरिटी है ना? मान लो हम कहे कि उस बॉल की रफ्तार में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर? तो अब मैं कहूं आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, और मैं कह रहा हूं आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है यहां से टकराया और टकरा के वापस आया। कौन ज्यादा आसान होगा? टकरा के जस्ट वापस आया। अरे क्लैरिटी है ना? बात समझ रहे? क्योंकि टाइम बढ़ गया तो हमारे लिए ऑब्जर्वेशन आसान हो गया।
इस कोलिजन में जो टाइम जा रहा है वो जस्ट नेग्लिजिबल है, और है कि नहीं है, तो कैलकुलेशन कठिन था, तो हम यहां से लेके यहां तक एवरेज कैलकुलेशन की। हम कहे टकराने के जस्ट बाद इसका मोमेंटम कितना होगा, एम वी एक्स, एम वी, और टकराने से जस्ट पहले क्या माइनस एम वी एक्स होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। टकराने से जस्ट बाद कितना एम वी एक्स, और टकराने से जस्ट पहले माइनस एम वी एक्स, चेंज इन मोमेंटम क्या 2 एम वी एक्स। जीरो का तो एहसास नहीं हो रहा कि जीरो हो जाएगा, अरे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे अगर आप डेल्टा पी बराबर, फाइनल वाले को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो इनिशियल वाला क्या आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या हो गया 2 एम वी एक्स। इसमें समय कितना लगा, समय कितना लगा, मॉलिक्यूल यहां गया और यहां वापस आया, कितना कितना लेंथ चला, एल की 2L, किस रफ्तार से, किस रफ्तार से, किस रफ्तार से, समझे क्या। तो टाइम टाइम elapsed इन द कोलिजन इज इक्वल टू क्या 2L बाई वी एक्स, 2L बाई चेंज इन मोमेंटम नेता क्या भाई साहब, एंड कोलिजन इन आइडियल गैस फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अरे करता है, एफ बराबर कितना डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डीपी बाई, अरे डीपी 2 एम वी डी टी, क्या 2 से 2 कट गया, क्या एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। एक मॉलिक्यूल की बात है कि एन मॉलिक्यूल्स की, एक की कि एन की, ये फोर्स एक मॉलिक्यूल से निकाले हो ना, सारे मॉलिक्यूल्स का मास सेम है लेकिन सबकी रफ्तार सेम, क्या सबका एक्स में रफ्तार सेम रहेगा, नहीं। चार लोग दौड़ रहे हैं, चार लोग दौड़ रहे हैं तो जरूरी है चारों लोग बराबर रफ्तार से दौड़े, नहीं, क्लैरिटी है, लेकिन सब दौड़ेंगे सीधे रास्ते पर, अरे क्लैरिटी है कि नहीं है, हाँ वही गेम है। तो सबका इंडिविजुअल रफ्तार अलग अलग है, तो हम कह रहे हैं अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल ने फोर्स जनरेट किया एम बाई एल इंटू वी एक्स वन का स्क्वायर, दूसरे ने जनरेट किया एम बाई एल इंटू वी एक्स टू का स्क्वायर, सब किस डायरेक्शन में जनरेट कर रहे हैं, एक्स में, किसमें, किसमें, अरे भाई यहां टकराएगा यहां आएगा तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, चलो तो कितना हो गया एम बाई एल इंटू वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री का स्क्वायर डैश 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 वी एक्स एन का स्क्वायर। जैसे हमको स्क्वायर दिखा तुरंत हमारे दिमाग में एक बात चमकी कि हम इसको आरएमएस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आरएमएस वो मेजरमेंट है जिसको आसानी से किया जा सकता है। अरे क्लैरिटी है ना। अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि सर, आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि सर वी आरएमएस का फॉर्मूला तो आप बताए 3p बाई रो, जो कि यहीं से निकल के आया है, लेकिन ये जो आपको निकल के आया है ना, उसके पहले आप मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देखकर वीआरएमएस निकाल सकते हैं। वीआरएमएस का अपना जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, क्या होल अंडर रूट, होता है कि नहीं जनरल फॉर्मूला। बस उसी जनरल फॉर्मूले से हम चले, हमको जैसे ये टर्म दिखा हमने कहा n से मल्टीप्लाई करो और n से डिवाइड करो। ये m किसका था, एक मॉलिक्यूल का। जैसे ही n आया तुरंत हमको एक फायदा हो गया कि पूरे गैस का मास मिल गया, अरे मिला ना, डिवाइडेड बाई एल। और इसको क्या हम वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स में, वाई में या नेट, किसमें भाई साहब, एक्स में, वी आर एम एस इन एक्स का स्क्वायर। और एक्स का वी आर एम एस, एक्स जो है क्या नेट वी आर एम एस बाई रूट थ्री के है, नहीं आ रहा है, वी आर एम एस बाई रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो क्या वी आर एम एस स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा। ये मिल गया फोर्स, क्या मिल गया, फोर्स। फोर्स, अब फोर्स पता चल गया तो क्या हम प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या एरिया पता है, अरे एरिया पता है ना भाई, कंटेनर का एरिया तो एल स्क्वायर है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो अब यहां पे हमारे पास ये बन गया एनएम और ये बन गया वॉल्यूम। एनएम का मतलब क्या है, एनएम क्या है, टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ गैस। एम क्या है, मास ऑफ ईच, क्या भाई साहब, ईच मॉलिक्यूल। अरे क्लैरिटी है। और टोटल मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी, क्या हो जाता है। तो P बराबर हमको क्या मिल गया, रो बाई 3 वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस बराबर अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो। इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं,
3RT बाई मोलर मास प्लस क्या भाई साहब 3KT बाई स्मॉल m। क्लैरिटी है ना? यस, पक्का जी। अब इसके बाद अगला दौर शुरू होता है, एक एक चीज एकदम सीक्वेंस में कहानी की तरह जोड़ते चले जाना। अगला दौर शुरू होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब सुनना, क्या हर मॉलिक्यूल का रफ्तार सेम है कि अलग अलग? हर मॉलिक्यूल का रफ्तार अलग अलग। अरे है कि नहीं है? अरे है ना? तो जो मेजर्ड रफ्तार है वो कौन सी है? VRMS ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m इंटू VRMS का स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? सोच लो भाई साहब, भाई साहब बटा 3 कहां हो? ये बताइए पहले, VRMS का स्क्वायर, हम कह रहे हैं मेजर्ड रफ्तार। जो तुम सोच रहे हो ना वो बहुत सही सोच रहे हो। क्या काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता है? काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं, स्केलर क्वांटिटी है ना। है कि नहीं है? है सर। क्या सारे मॉलिक्यूल्स की रफ्तार सेम है? है नहीं, सबका अलग अलग है। लेकिन सबका मास, भाई थोड़ा सा साथ दो यार, थोड़ा बोल के पढ़ा करो यार। मुझे लगता है कि तब तुम्हारे तक पहुंच रहा है। क्या सबका मास सेम है? क्या सबकी रफ्तार सेम है? नहीं ना। अच्छा सोचो, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल लिखो तो 1/2 इंटू M1V1 का M/V1 का स्क्वायर लिखोगे पहले का, दूसरे का कितना 1/2 MV2 का स्क्वायर लिखोगे, एंड सो ऑन 1/2 M/VN का स्क्वायर लिखोगे। क्या नेता? अरे सोच समझ के बोलना भाई, झूठ मत बोलना यार। क्या बात समझ आ रही है यार? यहां से अगर हम m कॉमन कर लें तो क्या हम V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 VN का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और फिर से हमको दिखा तो हम n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? अच्छा भैया, n इंटू एम क्या मास ऑफ गैस हो जाएगा यार? ये देखो, ये n इंटू एम क्या हो जाएगा? मास ऑफ गैस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? VRMS। याद रख लेना, ये मास ऑफ क्या है? गैस। इंटू ये क्या हो जाएगा? VRMS का स्क्वायर। नहीं आया। n इंटू एम को हम क्या लिख लिए हैं? n इंटू एम को हम क्या लिख लें? mg। ये क्या है? मास ऑफ गैस। क्या है भाई साहब? मास ऑफ गैस। याद रहेगा ना? क्या है भाई साहब? मास ऑफ गैस। अब सुनना, और कहानी सुनाते हैं तुमको, बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू मास ऑफ गैस। अरे क्लैरिटी है? और VRMS को क्या लिख सकते हो? VRMS का भाई √3RT/m0 होता है कि नहीं होता है? अरे होता है, यस। सुनना, तो हम क्या लिख लें? 3RT/m। m क्या है? m क्या है? गिवन मास अपॉन क्या होता है रे? क्या होता है? क्या? नंबर ऑफ। सोच, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखेगा? 3/2 NRT। नहीं आया। ये टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? अबे तुमने टोटल मास लिखा है ना यहां पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? किसकी? टोटल गैस की ना। सोच, हमको टोटल से ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है। हमको यूनिटरी में कैलकुलेशन चाहिए होती। किसमें? यूनिटरी में। फायदा क्या होगा? हमको 1 मोल का पता हो तो हमारे पास 1000 मोल हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोच, अगर मुझसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, बोल दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 3/2 RT। 3/2 RT। समझ आया क्या? समझ आया? कुछ दिमाग में सेट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल बता दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्या 1 मोल में अपने को ज्ञान है? अरे तो 3/2, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर ना। तो क्या लिख सकते हैं? R/Na/T। R/Na/T। क्या बना यहां से? अरे भैया क्या बचा? 3/2 KT। अब जीवन हमारा बीत जाता है, कभी हम समझ ही नहीं पाते कि एक बार 3/2 KT हो जा रहा है, एक बार 3/2 RT हो जा रहा है, एक बार 3/2 NRT हो जा रहा है। कब कब क्या क्या हो रहा है। इसलिए डेरिवेशंस पढ़ना जरूरी होता
ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल जहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग की बात है, तुम फॉर्मूला याद कर लो, कभी तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके रिलेटेबल कोई चीज आसपास नहीं भटक रही है। यहां मोल चल रहा है, कब मॉलिक्यूल हो जा रहा है, कब 1 मोल हो जा रहा है। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? लेकिन पूरे थर्मोडायनेमिक्स का फायदा तभी मिलेगा जब आज जितना पढ़ाया गया घर जाके सबको कम से कम 2 बार जरूर अपनी कॉपी में लिखना। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये इतना आसान नहीं है। और मैं तुम्हें, अगर तुमको ये फील करना हो ना, तो तुम अभी जब क्लास खत्म होगी, जस्ट क्लास खत्म करने के बाद ये डेरिवेशन खुद से रिलेट करने की कोशिश करके देखना। ना उड़ गया तो कहना, 1-2 पॉइंट उड़ जाएंगे तुमसे, जरूर उड़ जाएंगे। जहां उड़ जाए वहां या तो पीडीएफ देख लो, पीडीएफ से समझ आ गया देन वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो उस मोमेंट का लेक्चर खोल के देख लो। अब तो मैं देख रहा हूं ऐप काफी स्मूथ हो गई है भाई, एज कंपेयर टू अर्लियर डेज, अभी तो काफी बेहतर हो गई। चलो अब सुनो 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 सुनो, क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्या काइनेटिक एनर्जी मिली एक मॉलिक्यूल की? क्या मिला? एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या मिला? 3/2 kT। मॉलिक्यूल कैसा है? मॉलिक्यूल कैसा है? अरे मॉलिक्यूल कैसा है जी? ए नेता, कितना सुत्ता तो हो ए महाराज, जागो। क्या कर रहे दादा? पता नहीं क्या पढ़ाते हो, खुद ही पढ़ते हो, खुद ही समझते हो, हमको तो कुछ आता नहीं है, क्या ही करें, इससे बहाना सो ही लेते हैं। नहीं, आओ सुन नेता, इधर ध्यान दे बहुत अच्छे से, फोकस वाली बात। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई है? कितनी कितनी? 3/2, 3/2 केटी। एक मॉलिक्यूल की, सुनो, ईच मॉलिक्यूल। हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना? 3/2 nRT। एक मोल का 3/2, एक मॉलिक्यूल का 3/2। एक मॉलिक्यूल पर आओ, इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करें। क्या हर एक मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में सेम बिहेवियर प्रोसेस कर रहा है? एक मॉलिक्यूल है, उसका जो एक्स में है वही वाई में है, वही है ना। दूसरा मॉलिक्यूल है, उसका पहले वाले से बिहेवियर अलग हो सकता है, लेकिन उसके इंडिविजुअल का जो एक्स में होगा, जो वाई में होगा, वही जेड में होगा। क्या मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है यार? अरे हो रहा है। हमारा मॉलिक्यूल कैसा है? गैस हमारा कैसा है? मोनो एटॉमिक। सुन, शुरुआत में हमने क्या बोला था? होमोजीनियस एंड मोनो एटॉमिक। एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस या तो एक्स में जा सकती है, या तो वाई में जा सकती है, या तो जेड में जा सकती है। जा सकती है कि नहीं? जा सकती है ना। सोचो, अगर हम कहें कि कोई, किसी के पास कुछ है क्या? क्या यार, बॉल ले आनी चाहिए थी मुझे 1-2। चलो कोई बात नहीं। जैसे ये ढक्कन तो बताओ, सोचो पानी भी भरा गया इसमें। सोचो ये ढक्कन एक पॉइंट मास है, क्या भाई साहब? पॉइंट मास। ये एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, और जेड में जा सकता है। क्या तीनों डायरेक्शन में, अगर ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, तो क्या तीनों डायरेक्शन में इसका बिहेवियर सेम होगा? ये मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि इसके इंडिविजुअल का तुम रोटेशनल इफेक्ट देख पाओगे क्या? नहीं, रोटेशनल इफेक्ट नहीं देख पाओ, क्योंकि पॉइंट मास है। कैसा मास है? पॉइंट मास। अब सोचो, अगर हम कहें कि एक बॉल हम यहां लगा दिए और एक बॉल हम यहां लगा दिए, तो ये जो बॉल है ये एक्स में जा सकती है, वाई में जा सकती है, जेड में जा सकती है। ये अपने एक्सिस के अबाउट गोल घूम सकती है, दो प्लेन में। दो प्लेन में कैसे? एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में। ऐसे गोल घूमेगी तो तुमको कुछ फर्क पता चलेगा? नहीं। पता चलेगा? नहीं। जैसी बॉल दिख रही है वैसी ही दिखती रहेगी। मोशन सोचो कैसा कैसा दिख सकता है? या तो एक्स में दिखेगा, या तो वाई में दिखेगा, या तो जेड में दिखेगा। अरे क्लैरिटी है? और कैसा मोशन विजुअलाइज कर सकते हो? ये ऐसे गोल घूम रहा हो वो विजुअलाइज कर सकते हो, ये ऐसे गोल घूम रहा हो वो विजुअलाइज कर सकते हो। अगर ये ऐसे गोल घूम रहा है तो विजुअलाइज कर पाओगे? नहीं। कर पाओगे? नहीं। मतलब एक साथ ये मॉलिक्यूल जिसके पास जिसके पास एक बॉन्ड है और बीच में दो और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, H2 होता है। अरे H2 होता है ना। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, और बीच में क्या है? बॉन्ड। बीच में क्या है? बॉन्ड।
एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ये रहा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ये रहा, ये एक्स में जा सकते हैं, वाई में जा सकते हैं, जेड में जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये इस तरह का मोशन प्रोसेस कर सकते हैं, और इस तरह का मोशन प्रोसेस कर सकते हैं। ये वाला मोशन तुमको ऑब्जर्वेबल होगा नहीं, इसमें कोई एनर्जी जाती नहीं, और इन पांचों में एक साथ एनर्जी जाती है। क्लियर है? साइमल्टेनियस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन में। जैसे हमारे पास ये वाला गैस कितना था, क्या था, मोनोएटॉमिक था कि नहीं था? अरे था ना। ये कहां जा सकता है, या तो एक्स में, या तो वाई में, या तो जेड में। ये तीन तरह का मोशन ये प्रोसेस कर सकता है। क्लियर? अब ये कोई 3 डायमेंशनल मोशन प्रोसेस कर रहा है, कोई 3 डायमेंशनल मोशन प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी एक्स में रफ्तार होगी vx, वाई में vy, और जेड में vz। क्या हम ऐसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इन एक्स इज दिस, काइनेटिक एनर्जी इन वाई इज दिस, वेलोसिटी का कंपोनेंट करके? नहीं, वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं तोड़ा जा सकता। तो यहां पर एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक बड़ी दमदार बात कही, उसने दिया एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसी एक्सपेरिमेंट से, इसी एक्सप्रेशन से उसने कहा कि एक मॉलिक्यूल जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस में एनर्जी रखता है, हर डायरेक्शन में बराबर एनर्जी जाती है। क्लियर? सुना, हमारे पास एक मॉलिक्यूल था मोनोएटॉमिक। कैसा मॉलिक्यूल था? मोनोएटॉमिक। क्या इसके पास एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में रफ्तार साइमल्टेनियसली हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। तो जो मैक्सवेल आया, उसने कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो एक साथ जितने भी तरह के मोशन प्रोसेस कर सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, अपने एक्सिस के अबाउट गोल घूम सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, कुछ भी करे, हर डायरेक्शन में एक साथ एनर्जी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लैरिटी है? इस पर इसका नाम क्या रखा गया? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहां बताओ एक्स में कितनी एनर्जी आएगी एक मॉलिक्यूल की? एक मॉलिक्यूल की एक्स में केवल, ये टोटल एनर्जी है, ये इस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी है। ये एनर्जी हर डायरेक्शन ऑफ मोशन में बराबर बराबर बटेगी। तो हर डायरेक्शन में कितना आया? 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। Clarity, and that will always be fixed. It will always be fixed. ये कभी चेंज होने वाली नहीं। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, कैसा मॉलिक्यूल हो गया? डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक में कितने तरह के मोशन संभव है? एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, एक्स वाई प्लेन में घूम सकता है, और वाई जेड प्लेन में घूम सकता है। कितने पॉसिबल है? 5। हर डायरेक्शन में जाएगा 1/2 kT। हर डायरेक्शन में कितना रहेगा? 1/2 kT। तो सोचो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? 3/2 की 5/2, क्या हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? समझ आया कि नहीं? समझ आया? अगर कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है भाई साहब? ट्राई एटॉमिक। तो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, और वो 3 प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन है, एक वाई जेड प्लेन है, एक एक्स जेड प्लेन है। 3 प्लेन है ना? क्या हर प्लेन में गोल घूम सकता है? अरे घूम सकता है कि नहीं? गोल घूम सकता है, पक्का ना? उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम संभव है? 6, 7 कहां से? 7 कहां से आ जाएगा भाई? एक्स वाई जेड में 3 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ट्रांसलेशनल 3 हो गया, रोटेशनल कितना? अरे सोचो ना यार, कैप वाला पेन दो यार। इतना एजम्पशन नहीं कर पाते हो यार, कैसे बात बनेगा यार? ये देखो, अगर मान लो हम इसको किसी तरह से ऐसे फिक्स कर दें, किसी तरह से। एक और कैप है क्या? कैप, बस कैप। खराब हो जाएगा तो हम नहीं जानते। सोचो, इतना बेसिक बात है यार। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, पता नहीं बनता होगा, मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनता है, क्या ये एक्स में जा सकता है? अरे जा सकता है, यस सर। क्या वाई में जाएगा? जाएगा ना? क्या जेड में जाएगा? यस। अगर ये ऐसे घूमेगा तो क्या इसका मोशन ऑब्जर्व कर पाओगे? कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे यार। ऐसे घूमेगा क्या तब भी कर पाओगे? कर पाओगे। और ऐसे घूमेगा क्या तब भी कर पाओगे? अरे कर पाओगे?
समझो, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे NO2 की बॉन्डिंग होती है क्या? आता है हमको थोड़ा थोड़ा। दो लोन पेयर रहते हैं क्या ऊपर, एक में डबल बॉन्ड, एक में सिंगल बॉन्ड। बस अब तो बहुत आता है। हाँ भाई सुनो, देखो ये क्या एक्स में जाएगा, जाएगा, वाई में जाएगा, क्या जेड में जाएगा। इसके कितने ट्रांसलेशनल? तीन। कितने 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 मोशनल, कितने रोटेशनल? क्या देखो, ऐसा रोटेशनल इफेक्ट देगा कि नहीं देगा? देगा ना। क्या ऐसा भी रोटेशनल इफेक्ट देगा? देगा। और क्या ऐसा भी रोटेशनल इफेक्ट देगा? कितने रोटेशनल इफेक्ट हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? तीन। ट्रांसलेशनल कितने? तीन। कितने हो गए? छह। कितने हो गए? और मैक्सवेल ने क्या हर डायरेक्शन में क्या बराबर एनर्जी जाएगी? और कितनी जाएगी? 1/2 kT। 1/2। इस ट्राई एटॉमिक की एनर्जी कितनी होगी? 6/2 kT। 6/2 kT। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है भाई? कितना? 5। क्यों भाई? ट्राई एटॉमिक है ना, ट्राई एटॉमिक है ना। कैसा है? लीनियर। कैसा है? लीनियर। बीच में कार्बन है, इधर भी क्या लगा है? ऑक्सीजन। इधर भी क्या लगा है? ऑक्सीजन लगा है ना। सोच, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, और कहां जाएगा? जेड में। ये ऐसा रोटेशनल इफेक्ट इसका ऑब्जर्वेबल होगा, और एक ऐसा वाला ऑब्जर्वेबल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यहां ये गोल घूमेगा तो ये इसमें कोई एनर्जी जाएगी नहीं। अरे क्लैरिटी है ना। तो कितने हो गए? 5। तो ट्राई एटॉमिक में हमेशा याद रखना है, पॉली एटॉमिक में हमेशा याद रखना है कि स्ट्रक्चर लीनियर है कि नॉन लीनियर, लीनियर है कि नॉन लीनियर। और यहां से मैक्सवेल ने एक नई दुनिया शुरू करी जिसका नाम रखा डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या नाम रखा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक का एनर्जी कितना आया? मोनोएटॉमिक का एनर्जी कितना आया? 3/2 kT। तो यहां से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हर पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन में एनर्जी कितना होगा? 1/2 kT। 1/2 kT इक्वली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अरे क्लियर है ना जी? यस, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। उम्मीद करते हैं कि पल्ले पड़ा होगा हमारा वाला पेन। हाँ भाई देखो, यहां पर आया, यहां पर आया अपने पास क्या भाई साहब? मैक्सवेल्स लॉ फॉर मोनो एटॉमिक गैस। हमने क्या देखा? फॉर मोनो एटॉमिक गैस हमने एक बात देखी। क्या देखी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। नेता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? ईच मॉलिक्यूल क्या है? 3/2 kT। 3/2 kT। के क्या है नेता? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम यहां से एक कंक्लूजन पर पहुंचे, और कंक्लूजन क्या था? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ अबे यार, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ, हाँ भाई, इक्वी पार्टीशन ऑफ, जो भी है स्पेलिंग, PARTITION, पार्टीशन, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या कहा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट्स डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली इन ईच पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ईच पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है? और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? एंड दैट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन ईच डायरेक्शन क्या होगा? ईच डायरेक्शन क्या होगा? 1/2 kT। 1/2 kT। और फिर यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। वो क्या कहा? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू F/2 kT। क्या बोला भाई साहब? F/2 kT। F क्या हो गया?
हर पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अरे क्लैरिटी है ना? तो एफ को यहां पर बोला जाता है क्या भाई साहब? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस पे चर्चा करेंगे, सुनना। एफ को क्या बोला जाएगा भाई साहब? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अगर हम लिखे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, क्या होगा भाई? 1 मोल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी F/2, 3/2 का जमाना गया अब, F/2 RT, F/2 RT, 3 की जगह क्या आ जाएगा? F, क्या आ जाएगा? F। अगर अपने को लिखना हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो क्या होगा? गैस में n नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्या होगा? n नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या लिखोगे? F/2 nRT। आया, पल्ले पड़ रहा है? यस, दिस इज द बेसिक स्टोरी। अब कहा गया कि दुनिया के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का अगर आइडियल गैस स्टेट कैरी करते हैं या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो सारी की सारी एनर्जी होगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी को नाम दिया गया इंटरनल एनर्जी। क्या नाम दिया गया भाई साहब? इंटरनल एनर्जी। चलो पेपर पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। आओ सब एक एक बार लिखो, पूरा लिखो, चलो जल्दी। ये हो गया था? नहीं हुआ था? कोई बात नहीं, लिखो, सब लिखो, एकदम आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लिख लें दो, लिख लें दो। कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला वी एवरेज वाला? वो रह गया है यार, वो मैं स्लाइड में लाया नहीं, अभी करा दूंगा। चलो इसको पहले नोट करो। ये वाला, इसमें क्या दिक्कत है? चलो जल्दी से लिखना, एक स्लाइड पे 2 मिनट का टाइम मिलेगा। हाँ बोलो। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो तुम सोचो ना, यहां पर तुमने इसका कैसा मोमेंटम चेंज देखा? केवल लीनियर, एक्स में, वाई में और जेड में। जब डाई एटॉमिक लोगे तो वो क्या करेगा? एक्स वाई जेड में तो जाएगा भी, तो गोल घूमेगा भी, तो I/Ω² भी तो ले आएगा कि नहीं ले आएगा? एक्स्ट्रा एनर्जी भी ले आएगा। तो इसी वजह से वो 5/2 kT हो गया। दो अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2/2 kT और एनर्जी आ गया। हाँ, इसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि सर जब टोटल एनर्जी 3/2 kT आई, तो मोनो एटॉमिक में कितनी गई? 1/2 1/2 1/2। तो डाई में भी 1/2 1/2 कैसे जाएगी सर? 3/2 kT को तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन सोचना है हमको क्या, कि ये जो मोनो एटॉमिक गैस था, ये कैसे चल सकता है? केवल एक्स में, केवल वाई में और केवल जेड में। जो डाई एटॉमिक है, क्या वो गोल घूमेगा भी? और गोल घूमेगा भी तो क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी कि नहीं आएगी? 1/2 × I/Ω² अरे आएगा ना? तो इस वजह से, इसी वजह से डाई एटॉमिक के लिए टोटल एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाती है? 5/2 kT। क्लैरिटी है? हाँ हाँ बोलो। हम्म, कौन सा वाला है वो? चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास तो सेम ही होता है भाई। हम्म, ये ये मोलर मास है ना भाई, ये मास ऑफ गैस थोड़ी है। समझे कि नहीं? ये 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 जो m है वो क्या है? मोलर मास, ग्राम पर मोल। तो चाहे 10 मोल हो चाहे 50 मोल हो, हम तो ग्राम पर मोल देख रहे हैं ना। है साज तू तेरा अब इससे ज्यादा इस पे रुक भी नहीं सकते भाई। अगला वाला करो, चलो। है साज, समझ समझ के लिखना, समझ समझ के लिखना।
है साज तू, तेरा तर्ज मैं, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू, खुद गर्ज में। हाँ, अब बुढ़ापा बुढ़ापा में तार वार सटक जाएगा तो कोई तो टैलेंट रहना चाहिए कटोरा वटोरा लेके बैठने के लिए। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। पहली बार एक नाटक में हम परफॉर्म किए थे कॉलेज में, तो बहुत गए तो थोड़ा कॉमेडी टाइप था, तो हमारा रोल था गरीब आदमी का। तो भाई रिहर्सल चल रहा था, हम 10 रीटेक लिए और 10 बार हंस दिए, कंट्रोल ही ना हो पाए, भगा दिए सब हमको। क्या बात है? ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिखा था, एक हमारे यहाँ थे प्रत्युष करके, प्रत्युष वाजपेयी, वो स्क्रिप्ट लिखते थे। राइट नाउ ही इज इन फॉरेन मिनिस्ट्री। हाँ राइटर, नेक्स्ट लेवल सीधे। चले भाई आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, कर 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 जल्दी कर भाई। 15 मिनट है, 2 बातें और बतानी है। हाँ हाँ। क्या चीज? वी रिलेटिव लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अभी करा देंगे जाते जाते। हमसे रिलेटिव रफ्तार क्या पूछा, एवरेज रफ्तार पूछा था? क्या पूछा था? एवरेज पूछा था। रुको भी करा दे, दोनों का वी है तो। हाँ वी आएगा ना, वी रिलेटिव तो हम पहले निकाल लिए ना, वी आएगा, हो जाता है। ए भैया आगे बढ़ा जाए हो, ये बताओ। लिख लिख जल्दी लिख यार, जल्दी लिख। करा, कल लगाएंगे 20 सवाल 25 सवाल कम से कम इस टॉपिक के, हमें सब कवर हो जाएगा उतने में। तो हम क्लास में लगाएंगे, तुम अपना देख लो तुम कितना लगा सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये बताओ। बड़े दिनों के बाद हम दिनों को याद, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब तो यार मैसेज आता है धमकी भरा, चिट्ठी। पैफा ऐसी चीजें देख रहे हो, सुबह 8 बजे लाके यहाँ खड़ा कर दिया।
और तुम लोग को तो पैसा मिल नहीं रहा है, तुम लोग क्यों ही आओगे 8 बजे? नहीं, पैसा मिलना चाहिए सर। फिर साथ में दोनों लोग मिलकर कटोरा पकड़ा जाएगा। जाने क्यों, जाने क्यों दिल चाहता है। किसमें? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, वहां और प्रॉब्लम है, समझ नहीं रहे हो। बस हो गया, इस शहर का कोटा पूरा हो रहा है, जल्दी जल्दी दिन करीब आ रहे हैं। हाँ? इस साल का कोटा हो गया, अब अगले साल का अगला कोटा शुरू होगा ना यार। रहेंगे तो वेदांतु में ही तय है, लेकिन ऑफलाइन नहीं हो पाएगा। हाँ, वही सोच रहा हूँ, जब तक मेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक भारत भ्रमण कर लो, 1 साल यहाँ 1 साल वहां। लेकिन पटना मेरे लिए एडवेंचरस रहा है भाई एकदम। हाँ, सबसे पहला नुकसान, सबसे पहला दर्द मेरी कार को हुआ है, सही बता रहा हूँ। पहले तो हर तीसरे चौथे दिन वो पंचर होती है, उसके बाद एक दो गड्ढा वड्ढा हम कुदा दिए थे, उसका एक्सेल वेक्सेल ढीला पड़ गया, अंदर से टक 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 की आवाज आ रही है, तो गनीमत है वारंटी में है तो बन जाएगी, नहीं तो बड़ी गाड़ी ले लें। अरे भाई हम बता रहे हैं, हम पूरे मन से बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे थे। हाँ कौन? एक एक आती है फॉक्स वैगन की विर्टस सेडान, तो हमको बड़ी सुंदर लगती है। हम कहे भाई मर्सिडीज तो ले नहीं पाएंगे, वही खरीद लें। जा रहे थे खरीदने, बढ़िया इंटेंसिटी के साथ जा रहे थे, जैसे ही घर के बाहर वाली गली पे निकले तब तक एक आदमी आया मोटरसाइकिल से, मारा भाड़ से, मेरी गाड़ी का शीशा मुड़ गया। क्या गाड़ी बदलो, अब यहां से जब शहर छोड़ेंगे तब गाड़ी खरीदेंगे, इस शहर में तो नहीं खरीदेंगे, चलने दो। तो फिर उसी दिन मूड बदल गया, अब यहाँ नहीं, गाड़ी नहीं खरीदेंगे। चलो, मतलब ऐसा था कि हमें लेना तो लखनऊ से ही था, लेकिन हम ऐसे निकालने जा रहे थे कोटेशन वोटेशन की, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो मूड बदल गया। तो अब अगर यहाँ से अगले साल चले गए किसी और जगह, तो फिर मतलब वेदांतु में ही रहेंगे, वेदांतु में सब पढ़ाएंगे, वेदांतु को ही सेवा देंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ऑनलाइन वाला पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। तो वो बात की बात है, मुझे मतलब ठीक है, अगर मजबूरी हो गई तो रहना भी पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रह ही लेंगे। हाँ भाई, चलो इधर देखो, लोग तो रह ही रहे हैं यार, मेरी मम्मी यही कहती है, सब तो रह ही रहे हैं, वो इंसान नहीं है क्या? तुम बड़का वीआईपी हुए हो, ये बताओ, ये बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, लिखो जल्दी लिखो। हाँ बाबू, बोलो, कोई डाउट कोई परेशानी? है, बहुत मार मारेंगे जान लेना, ये से पीछे करो तो। अच्छा, ये केमिस्ट्री नोट्स है, ये क्या है? गदहा दास कर, वो ऊपर से रहता है, बहुत ऊपर से रहता है, इंटरसेक्ट करने के चांसेस कम रहते हैं थोड़े। तुम्हारा T1 T2 T3 डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर से बनाओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसने सही बनाया, तूने सही बनाया। चलिए लिख, जल्दी लिख, हो गया। 8 मिनट है भाई, जल्दी करो यार। चले भाई।
आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। चढ़ना एक तो लड़का एक थी लड़की दीवानी। ए भाई हो गया, जल्दी कर यार, जल्दी कर भाई, इतना टाइम मत लगाओ यार, जल्दी करो। 23 हो गया यार, 7 मिनट और है भाई। हाँ पढ़ा दें? आखिरी स्लाइड में तो कुछ है ही नहीं, आखिरी स्लाइड में तो वही बात लिख दी है। क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? F/2 kT। F क्या कह रहेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यहां से हमारे पास क्या है? सिंस, सुनो 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 भाई, सिंस ऑल द एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल इज, भाई साहब, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है? इज इन द फॉर्म ऑफ, भाई बोलो यार, बोलो यार, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज, दिस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये लिखी जाती है क्या? F/2 nRT। F/2 nRT। nRT क्यों लिखे? nRT लिखे हैं तो हम पूरे गैस की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, या 1 मोल की? F/2 nRT किसकी बात कर रहे हैं? पूरे गैस की। अबे इंटरनल एनर्जी एक मॉलिक्यूल का थोड़ी लिखोगे, अरे बात समझे ना? इंटरनल एनर्जी किसका लिखा जाएगा? पूरे गैस का। जहां F क्या है? F क्या है भाई साहब? डिग्री ऑफ फ्रीडम। F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सुनिएगा, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझें तो मुझे लगता है कि अब तक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोटा मोटा समझ आया होगा। आया है? हर पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक, क्या भाई साहब? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम लिखें, आपका टेम्परेचर 20 केल्विन से ज्यादा और 2000 केल्विन से कम, 20 केल्विन से ज्यादा, 2000 केल्विन से कम। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपका 20 केल्विन से कम हो, टेम्परेचर 20 केल्विन से कम हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 केल्विन, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 2000 केल्विन। 2000 केल्विन, ये कंडीशन है सारी। सुनिए भैया, बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं है, एकदम टाइम पास चीज है, फुल ऑन। यहां देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक का। भाई साहब, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3। और तीनों के तीनों कैसे होंगे? कैसे होंगे? ट्रांसलेशनल। अरे बात समझे? लेस देन 20 पर भी 3 और 2000 के ऊपर भी 3। कोई चेंज होता नहीं, कोई चेंज होता नहीं। अच्छा ठीक है। जब हम डाई एटॉमिक की बात करते हैं तो डाई एटॉमिक में क्या हो जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 5, जिसमें 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसलेशनल। और 2 कैसे होते हैं? 2 कैसे होते हैं? रोटेशनल। अरे क्लैरिटी है? जब लेस देन 20 केल्विन हो जाता है तो 3 हो जाते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट है वो गायब हो जाता है। और जब 2000 केल्विन से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे 2 और वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है, तो यहां पर 5 और 2 कितना होता है? 7। अरे क्लियर है? 2 वाइब्रेशनल मोड और आ जाते हैं। बाय द वे इसकी कहीं कोई आपको जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी ज्ञान के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में 2 कैरेक्टरिस्टिक है, ट्राई एटॉमिक कह लो चाहे पॉली एटॉमिक कह लो। इसमें 2 कंडीशन है, एक कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर, और एक कैसा है? नॉन लीनियर। जो लीनियर होता है, लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5। कितना? 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। और नॉन लीनियर के लिए कितना होगा?
कितना? 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। लेस देन 20 केल्विन क्या बचेगा? 3। और ग्रेटर देन 2000 केल्विन कितना हो जाएगा? 2 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। याद कर लेंगे। अरे कोई खास बात नहीं। अरे पक्का ना जी? चल, ये था हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सोचिए इंटरनल एनर्जी आप क्या पढ़े? सुनिएगा, बहुत आसान बात है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। कभी गैस मॉलिक्यूल की बात करी जाएगी तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? F/2। अरे भाई बोल लो यार। F/2 nRT। F/2 nRT। अब मान लो हमने कहा कि हमने N1 अमाउंट का एक गैस लिया। कितने अमाउंट का? N1 अमाउंट का, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है F1 और टेम्परेचर है T। गैस नंबर 1। गैस नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि ये हीलियम है। क्या कह दिया भैया? हीलियम। अब हम कह रहे हैं कि हमने ले लिया एक अपने पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब N की N2। N2 के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए N2, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया F2 और इसका भी टेम्परेचर कितना है? T है। अच्छा तीसरा हमने एक गैस लिया, मान लो कोई सा भी, हमने कह दिया कि हम ले रहे हैं CO2। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स है अपने पास N3। CO2 और N2 रिएक्ट तो नहीं करते ना? CO2 प्लस N2 रिएक्ट तो नहीं करते ना? करते हैं? अबे करेंगे कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। सोच रहे हैं अरे हो सकता है। यहां पर भी टेम्परेचर कितना है? यहां पर भी टेम्परेचर कितना है? 3। हम कह रहे तीनों को मिला दो, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो। तीनों को अगर हम मिला दें, तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? डिग्री ऑफ फ्रीडम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। सोचिए ना, जब आप यहां पर यू इनिशियल इंटरनल एनर्जी लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बदलेगा, इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका फंक्शन है? बहाना तो बोलो यार। अब मान लो एक गैस है, उसका टेम्परेचर है 20 केल्विन, दूसरा गैस है 200 केल्विन, दूसरा गैस है उसका भी टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन। अगर दोनों सेम बिहेवियर के, अगर दोनों सेम बिहेवियर के, अरे बात समझ रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। सोचिए यू इनिशियल जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F1 F/2 nRT होता है ना? F1 N1 RT1 प्लस F2 N2 RT2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस प्लस कितना? ऐसे Fn Nn का लिख ले भाई, n गैसेस है तो Fn Nn RT सब T लिखो। T1 T2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर बाद में बराबर करेंगे, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। अरे क्लैरिटी है क्या? ये एक इक्वेशन हो गया। फाइनल क्या हो जाएगा? यू फाइनल। यू फाइनल कितना? यू फाइनल कितना? क्या सबका नंबर ऑफ मोल्स जुड़ जाएगा? डिवाइड बाई 2 मिस हो गया क्या? हाँ भाई। तो 1/2 F इक्विवेलेंट या F इक्विवेलेंट बाई 2, सुनना, F इक्विवेलेंट बाई 2, और यहां पे क्या लिख लेंगे? N1 प्लस N2 प्लस Nn, और यहां पे क्या? RT। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो U इनिशियल बराबर क्या होगा? U फाइनल। U इनिशियल बराबर U फाइनल। तो यहां से क्या मिलेगा? F इक्विवेलेंट जी। अरे भाई U इनिशियल बराबर U फाइनल ना? तो ये देखो F इक्विवेलेंट बाई 2, 2 और RT कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? F इक्विवेलेंट इंटू N1 प्लस N2 प्लस Nn बराबर कितना? F1 N1 प्लस F2 N2 एंड सो ऑन Fn Nn। अरे क्लियर है? क्लियर है? F इक्विवेलेंट कितना? F इक्विवेलेंट कितना? क्या भाई? N1 F1 N1 प्लस F2 N2 एंड सो ऑन Fn Nn डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस Nn। अरे समझ पाए? ये हो गया इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट दोनों एनर्जीज इस वजह से बराबर हैं क्योंकि दोनों के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
और इंटरनल एनर्जी अगर किसी तरह का कोई काम परफॉर्म नहीं कर रही है, 10 गैसेस हैं, 10 की इंटरनल एनर्जी U1 U2 U3 UN है, तो आप सबको जोड़कर टोटल इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं। अरे क्लैरिटी है? क्यों? एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। मान लो तुम 100 रुपया लेके आए, तुम 2000 रुपए लेकर आए, तो वेल्थ में कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई? 2100 रुपया हो गया ना। तो वेल्थ में कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है? हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। अरे क्लैरिटी है? सिंपल इसी वजह से इंटरनल एनर्जी को जोड़ दिया जाता है। समझ आया? यस सर। तो आज का अगर मोटा मोटा लेक्चर हम देखें तो आज हम पढ़े हैं प्रेशर बराबर क्या? बोलो बोलो बोलो। 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर। अरे पढ़े हो क्या? और फोर्स, फोर्स भी पढ़े हो क्या? अरे फोर्स भी पढ़े हो ना क्या? अरे भाई फोर्स बराबर क्या पढ़े हो? N इंटू M/L इंटू VRMS का स्क्वायर। पूछ लेगा एवरेज फोर्स कितना आया, समझ लेना, तो फॉर्मूला याद रहे। अच्छा उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो क्या भाई साहब? 3/2 nRT किसका है? टोटल गैस का। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT किसका है? उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल का। और काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT किसका है? मोल का। एक मोल का, पढ़े हैं ना? अच्छा ये किस तरह के गैस के लिए है? किसके लिए? मोनो। किसके लिए? मोनो। किसी भी जनरल गैस के लिए क्या हम 3 को रिप्लेस कर देंगे किससे? F से। किससे? F से। क्या सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर रहेगा? और काइनेटिक एनर्जी को क्या इंटरनल एनर्जी बोलते हैं? तो कल के लिए तैयार रहिएगा सवाल बनाने के लिए, और आज जितना पढ़ा है उसको जाके कम से कम एक बार पूरा रिवाइज करना है। 2 बार कर लोगे तो बहुत अच्छा है।